टेस्ट तो ना आगे बता मैंने बोला टेस्ट हाँ
लास्ट वाली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक तो टेबल पढ़े थे, 1996 में जो वैल्यू याद रखने लायक है, और कोई वैल्यू याद, वैसे तो सबका वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन आप याद इतना ही कर लें होगा। पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे ये कहा था कि एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर 10 की बात हो गई तो 10a और 10b का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है अगर a + b कितना हो, दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 होगा। ये सेम बात कॉट की नहीं होगी। अगर हमारे पास cot a इंटू cot b दे रखा है तो ये 1 हो सकता है अगर a + b क्या होगा 90। तो अब देखो आप अगर 10 और 10 ही देख रहे हैं तो केवल आपको ऐड करके देखना है। देखो 12 और 78 इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 आने का मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 21 और 69 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1। अब ये कितनी बार में रिपीट होता है, एक को तो आप अगर आप एक कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, केवल लिख लो बस समझने के लिए कि जिनका जिनका सम 90 आ रहा है एंगल का वहां पर 1 आएगा रिजल्ट और मल्टीप्लाई करना है बाद में। केवल एक वैल्यू बचती है हमारे पास, कौन सी, 10। अब 10 30 की वैल्यू कल आपको टेबल में लिखनी है 1/3। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधे सीधे आंसर हमें मिल जाएगा 1/3। मतलब आप ये समझ लो 90 के अलावा जो पार्ट बचेगा केवल उसी को आपको देखना है। अब देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखूँ, 10 89 10 88 फिर उसके बाद 10 87 और लास्ट में 10 20। इसका आंसर पूछना है। अब इतना बड़ा कोई ऐसा थोड़ा ना सबका वैल्यू निकालते रहो। आपको पता है कि 1 से लेकर 89 तक की लगातार संख्याएं लिखी, पहले और लास्ट का टोटल करके देख लो 90 आ रहा है क्या, तो यहाँ पर 10 1 से पहले क्या आएगा, 10 2 लिखी है, तो 2 का और 88 का सब टोटल करके देखो कितना आएगा, 90 ही आएगा। मतलब आप ये समझ लो कि एक वैल्यू यहाँ कम होगी और एक वैल्यू उधर बढ़ेगी, तो टोटल कांस्टेंट रहेगा शुरू से लेकर एंड तक। पहली और लास्ट वाली वैल्यू को जब आप जोड़ते रहेंगे तो एवरेज सेम आएगा। मैंने क्या कहा, लगातार संख्याओं का एवरेज पहले लास्ट का भी वही होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट का भी वही होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी। लेकिन एक बार ये जरूर देखना पड़ता है, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 18, तो इनके बीच में जरूर आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो बीच वाला नंबर पता कैसे निकाला जाएगा, जैसे आपने देखा 1 और 89 है, इनको जोड़ के आधा कर लो, बीच का नंबर आ जाएगा। 1 और 89 को जोड़ के अगर आधा करेंगे तो बीच में एक एंगल होगा, कौन सा, 40। भाई अगर 1 से लेके 89 तक आप नंबर लिखेंगे तो बीच में एक संख्या आएगी 1045, ये रह जाएगा। और इसका खुद का भी मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप पहले लास्ट को 1 1 1 लिखते रहो। और 10 45 डिग्री खुद भी किसके बराबर होता है, 1 ही। मतलब जितने भी रिजल्ट पॉसिबल है वो सबकी वैल्यू 1 ही आ रही है, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, इसमें देखो अगर आप देखेंगे तो 10 और 80 कितना हो जाएगा, 10 और 80 कितना हो जाएगा, 20 और 70 कितना हो जाएगा, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 40 और 50 केवल क्या बचा, cot 45, जिसका मान खुद भी कितना होता है, 1। आंसर ये। ये सीरीज जो आती है टेस्ट करने के लिए आती है, ऐसा नहीं है कि आप इनको सॉल्व करो फॉर्मूले लगा। अब इस सीरीज को आप देख लो, आपको 89 तक लेना, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा, लेकिन आप इस पर जरूर ऑब्जर्व करना। ऐसा जरूर होगा कि बीच में एक वैल्यू है, जैसे sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब अगर आप 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इस पूरी सीरीज की वैल्यू मुझे चाहिए भी नहीं, केवल मुझे पता है एक नंबर मेरा 0 में मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा। cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 कंटिन्यू cos 1। आप यहाँ 125 कर लो, कुछ भी कर लो। ये पता है 1 से लेके 120 के बीच में कहीं पे 90 आएगा क्या, cos 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो बीच में 0 आ गया, मल्टीप्लाई आप करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर पे कर लो, आंसर क्या आता है, 0। तो इससे मतलब ही नहीं cos 1 cos 120 ये सब आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, बीच में 0 आ गया बस बात। तो इसको ध्यान रखना, एक सीरीज केवल बस ऐसी आती है, 10 और cot की ही आती है। अगर sin और cos में भी आ जाए तो बस यही हो सकता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है cos, आप मुझे ये बताओ cos की टेबल में 0
1/2 आता है, कहाँ पे आता है 60 है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये बात कर रहे हैं cos a प्लस b, सॉरी a माइनस b, और कंपेयर करेंगे तो 1/2 cos में एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अब दोनों तरफ cos को बनाया, कंपेयर करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो cos है, यहाँ भी cos है, इसका मतलब ये जो एंगल है ना a माइनस b, ये हमारा कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। सेम यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, साइन में 90 पे होता है 1, इसका मतलब a प्लस b, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसको लिख लेंगे साइन 90। तो जब हमने देखा दोनों तरफ साइन हो गया तो a प्लस b हमारा कितना आ जाएगा? आपसे पूछ रहा है एंगल a कितना होगा। देखो चाहे आपसे a पूछ ले या फिर b पूछ ले, दोनों में से कुछ भी पूछ ले आप आंसर दे सकते हो। क्या करते हैं, देखो एक प्लस और माइनस वाले में दो ही रिजल्ट होती है, आपको ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। जोड़ के आधा करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, घटा के आधा करोगे b की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप 90 और 60 को ऐड करके आधा करोगे, 90 प्लस 60 और आधा कर लो, 150 का आधा कितना होगा? 90 में से 60 माइनस करके आधा कर लो, 90 माइनस 60 होता है 30, 30 का आधा कितना होता है? यानी एंगल A जो है ना वो 75 डिग्री है और एंगल B कितना है? 15 डिग्री। दोनों एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला सवाल आप अपने आप से कर लेना, आपको M की भी पता है वैल्यू और साइन। इसमें क्या है, केवल वैल्यू को लेकर खेलें, कुछ भी करना है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए साइन 45 होता कितना है? कितना होता है? 1/√2। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। tan 30 और 60 90 नहीं होता है क्या? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। प्लस sec 45 की वैल्यू होती है √2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। देखो साइन का उल्टा होता है, आपको cosec 30 नहीं आता ना, sin 30 याद करो, √3/2 होता है, उसका उल्टा कर लोगे cosec 30 हो जाएगा। अब जैसे मुझे sec 45 नहीं पता है, आपको पता है sin cos 45 पता है, 1/√2 होता है, उसका उल्टा ही तो √2 होगा। तो बस ऐसे याद रखो कि अगर हमें पता लग जाए कि sin 30 कितना है, तो sin 30 याद करोगे √3/2 होगा, और इसका उल्टा होता है cosec, तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसके ऊपर स्क्वायर है 1/2 होगा। सर 1/2 होता है सर। sin 30 का 1/2। अभी 2/√3 किसने बोला था? तो ये cosec का बोला था। तो cosec 30 ही तो लिख रहे थे। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/2। sin 30 हमारा कितना हो जाएगा? 1/2, और cos 60 भी तो उतना ही होगा जितना sin 30 होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि sin और cos की वैल्यू बराबर होती है अगर इन दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है। तो sin 30 भी 1/2 होगा और cos 60 भी कितना होगा? 1/2। बस ये सिंपलीफाई करना है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। अब आप सॉल्व कर लो, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और वहां पर लास्ट में बच रहा है हमारे पास 1/2। अब देखो 1/2 और 1/2, आधा और आधा 1 होता है, ठीक है, 1 और 1 2 और 2 4 में से 4 घटाएंगे, आंसर इस सवाल का क्या बनेगा? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा। टेबल याद कर लेना, अभी जो 90 से आगे के वैल्यू है उनको याद तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, निकालना तब भी सीखो, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे। तो 0 की इनफाइनाइट में गुणा जाए तो 0 की इनफिनाइट में आएगा कि कभी पॉसिबल नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन पूछे। इनफिनाइट वाला डेटा एक्चुअली पूछा ही नहीं जाता है। कुछ बुक्स में लिखा होता है इनफिनाइट, कुछ में लिख देते हैं इंडिफाइनाइट, और इंडिफाइनाइट और इनफिनाइट मैथ में तो अलग ही अलग है।
से, क्योंकि तुम पढ़ने तो आती नहीं, केवल यही करने आपको, ना पढ़ोगे ना दो चार लोगों को और पढ़ने दोगे। ए का मान 5/12 देगा और यहाँ पर भी एक ही बात होती है। दो तरीके, एक तो ट्राइंगल बनाते हैं, लेकिन ट्राइंगल आप तभी बना सकते हैं जब ये कंफर्म हो राइट एंगल कौन सा, क्योंकि राइट एंगल अगर नहीं पता होगा तो आप ट्राइंगल बनाने करोगे क्या, पता नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज है कि कॉट एल्फा का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, ये किस चीज का रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कॉट एल्फा क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी कि हम ये कह सकते हैं आधार और लंब 5 और 12 हो सकते हैं। अगर आधार 5 होगा तो लंब कितना होगा? आपको पता है कि ट्रिपलेट बताया है कि इस केस में जो कर्ण होता है कितना आता है? क्योंकि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 169 ही आएगा, वो 13 का स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ भी ए और यहाँ भी और यहाँ भी एंगल कितना है? ए। तो एंगल सेम है तो लंब आधार कर्ण सब कुछ सेम होगा। एंगल चेंज होता है तब चेंज हो सकता है। अगर हम सेक अल्फा की बात करें तो क्या होता है हमारा? कर्ण बटे आधार। अगर हम कॉसेक अल्फा की बात करें तो कर्ण बटे। आप केवल यहाँ से वैल्यू पुट करो, कर्ण की जगह पर 13 हो जाएगा और आधार की जगह पर हमारा कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ भी कर्ण की जगह पर कितना आ जाएगा? 13 और लंब की जगह पर आ जाएगा 12। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो कुछ भी कॉमन है नहीं तो एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबसे। 12 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा, 13 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आ जाएगा और नीचे 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। आपका आंसर 6, 5, 11, 15, 24 सॉरी 221 बटे 60। बस और कुछ यहाँ पर कंफर्म कर दिया एंगल बी समकोण है और tan अल्फा बराबर 1/√3 दे रखा है। तो दो तरीके हैं। अगर एंगल बी समकोण है, मैं पहला तरीका देखो बता रहा हूँ कि एंगल निकाल सकते हो यहाँ पर क्योंकि पॉसिबिलिटी है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है tan a 1/√3 होता है तो √3 tan a किस फॉर्मेट में होता है? 30 डिग्री। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ एंगल a जो होगा वो हमारा कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। ये एंगल a। अब आगे की बात समझो, इन्होंने खुद बोला है एंगल b हमारा 90 है, तो जाहिर सी बात है एंगल c कितना बचा? 60। क्योंकि तीनों कोणों का जो टोटल होना चाहिए वो 180 ही होना चाहिए। तो 90 और 30 120 ही वाला 60। आप यहाँ पर एंगल लगा सकते हैं, जैसे आपको पता है साइन a तो इसका मतलब हम यहाँ पर लगाएंगे साइन 30। cos c की जगह पर हम कितना लगाएंगे? 60। फिर प्लस
cos A की जगह पर हम कितना लगाएंगे 30 डिग्री और sin C की जगह पर sin 60। बस सवाल हो जाएगा sin 30 और cos 60 दोनों का मान बराबर ही तो होगा। sin 30 का भी मान हमारा कितना होता है 1/2 और cos 60 का भी मान कितना होता है cos 30 का मान √3/2 और cos 60 का भी मान कितना होता है 3/3। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप हल करेंगे तो ये 1/4 आएगा और इधर वाला हल करेंगे तो ये √3 और √3/4 दोनों को ऐड करने पर 4/4 आएगा, यानी कि आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा। ठीक है, एक्चुअल में पता क्या है, ये sin A + B का फॉर्मूला भी है। sin A + B का भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे sin A cos B cos A sin A। ये sin A + B का फॉर्मूला है तो 60 + 30 90 sin 90 डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन ये तभी तो पता लगेगा जब आपको ये एंगल पता लग जाए। कुछ सवाल ऐसे होंगे कि हो सकता है यहाँ 1/3 ही दे दिया जाए। अब 1/3 दे दिया तब तो मुश्किल काम है, आप कैसे बताओगे ये कौन सा एंगल है, नहीं बता पाओगे। उस केस में आप ट्रायंगल बना के सब कुछ सही रहेगा। देखो मैं केवल बता रहा हूँ, ट्रायंगल बनाओगे आप, आपको पता है कि tan जो होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधा। तो हमने एंगल ये वाला A रख दिया, क्योंकि यहाँ A की रिस्पेक्ट में ही तो बताया इन्होंने, ये वाला एंगल A रख दिया, B समकोण है तो तीसरा एंगल हो गया हमारा कौन सा C। अब लंब बटे आधार का मतलब ये है कि जो एंगल जिसकी बात हो रही है उसके सामने वाला लंब होगा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से कर्ण निकालोगे, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 3 + 1 4 और 4 का वर्गमूल जो आता है वो कितना होता है वो। तो ये जो हमारी तीनों चीजें पता लग गई। अब आप कुछ भी निकालो, जैसे आपको निकालना है sin A की रिस्पेक्ट में क्या होता है हमारा लंब बटे। अब देखो एक चीज समझना, A की रिस्पेक्ट में लंब क्या है 1, कर्ण कितना है 1/2 ही तो है। अब देखो cos C की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा क्या है आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण है फिर भी 1/2 ही आंसर है, क्योंकि जब आप C की बात करेंगे तो सामने वाली वैल्यू जो होगी, जो सामने वाली वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो पास वाली होगी वो क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो अगर हम बात करें C के लिए, एक क्या है आधार, A के लिए क्या है ये लंब। तो जब A की बात करेंगे तो A इसके सामने वाली वैल्यू इस पे परपेंडिकुलर होगी, और जब हम C की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसका बेस होगी और सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिखा है तो 1/2। सेम आगे भी cos A sin C आप लगा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको एंगल नहीं पता लग रहा है कि कितना है। आगे यहाँ पे एंगल पता लग सकता है क्योंकि और किसी एंगल की बात ही नहीं है, ट्रायंगल की बात हो रही है। जब तक ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा तो आप सोचोगे। आप देखो √2 की अगर बात करें तो ये तभी होगा कॉसिक में अल्फा की डिग्री जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 45, क्योंकि आप जानते हैं कॉसिक 45 का ही मान केवल ऐसा है जो √2 का डिग्री। तो आप समझ लो कि अल्फा तो हमारा 45 डिग्री रहेगा, केवल यहाँ पर वैल्यू लगा देता हूँ। अब टेबल याद होने के ये फायदे हैं, अगर याद हो जाएगी तो जल्दी हो जाएगा काम। आपके पास sin अल्फा होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी गलत है, ये sin स्क्वायर है, यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। तो sin 45 का मान बताओ क्या होता है 1/2। सीधे आप मान लगाइए ना, यहाँ पर भी अल्फा तो 45 लगाना है तो cos स्क्वायर अल्फा यानी 1/√2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए cosic स्क्वायर अल्फा, cosic अल्फा तो पहले ही दे रखा था इसमें, √2 का हमें क्या करना है स्क्वायर प्लस cot अल्फा। cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अगर cot 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 लगाएंगे और इसका स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा की जगह कितना लगा दिया 45, जो टेबल में मान होता है 45 का वो मान लगाएंगे। अब आप इसको सरल कर लो वही आंसर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा √2 का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर। अगर आप इसको सरल करेंगे तो यहाँ से ये 2 एकम 2 और 3 5/2 और ये 3 बचा है, तो 3 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/, यानी कि इसका आंसर आएगा 5/। सरल आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सिंपलीफाई करना अच्छा लगता है। tan अल्फा दे रखा है, अब पता है कि tan अल्फा के 2 सवाल होंगे, एक और कहीं पर होगा, ठीक है। अब इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में डेटा लगभग सेम है, लेकिन पूछने का तरीका दोनों का अलग है। यहाँ पर साइन और कॉस के बारे में पूछा है, क्योंकि tan अल्फा अगर आप निकालोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 4/, आप टेबल बना सकते हो, सॉरी ट्रायंगल बना के कर सकते हो। दूसरी चीज लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि tan अल्फा है तो tan अल्फा तो साइन और कॉस का रेशियो ही तो होता है।
साइन और कॉस का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग tan अल्फा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा 4। तो देखो रेशियो में सवाल की थी कि जैसे x और y का रेशियो मिलता था 5x - 3y 5x + 2y के, तो हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते थे उसकी जगह। तो यहाँ पर अगर साइन और कॉस के टर्म में सब कुछ दे रखा है तो साइन अल्फा की जगह 4 लगाओगे और कॉस अल्फा की जगह कितना लगाओगे? साइन अल्फा की जगह 4 लगा दो और कॉस अल्फा की जगह कितना लगाना है? सेम यहाँ पर साइन अल्फा की जगह 4 और प्लस कॉस अल्फा की जगह करते हैं। 20 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 20 और 10 को जोड़ लो, यानी आंसर जो आएगा ये। अब आप कहोगे अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो गलत हो गया तो, अरे देखो एक चीज बताओ, साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन और कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस दोनों में नीचे भी कॉमन आएगा ऊपर भी कॉमन आएगा, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। उसका यूज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस वाले सवाल में देखो समझो, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। बिना ट्रायंगल बनाए आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो ट्रायंगल हम बना लेंगे क्योंकि हमें पता है tan अल्फा जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 2/3। तो आपको पता है tan अल्फा हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें एंगल अल्फा लिखो यहाँ पर, सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और पास वाला होता है बेस। तो ये वाला हमारा हाइपोटेनस है। अब आगे की कहानी क्या है कि जो आपको जरूरत पड़े उसकी बात करेंगे। आपको पता है कि लंब हमें यहाँ पर कितना मिला है, आधार कितना है? तो अगर आप यहाँ पे हाइपोटेनस निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना होता है? 13, और रूट करेंगे तो अंडर रूट कितना देगा? इसीलिए आपको यहाँ अंडर रूट 13 दिखाई देगा, क्योंकि ये बाद में जाके कैंसिल होगा ही होगा, तभी आंसर आ पाएगा सही। अब आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं देखो ज्यादा तो लिखूंगा नहीं, मैं केवल आपको हिंट दूंगा। साइन अल्फा हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब हमारे पास कितना है 2 और कर्ण हमारे पास कितना है अंडर रूट, ठीक है, -3। अब आगे क्या है? tan अल्फा। तो tan अल्फा तो हमने अभी लिखा ही था 2/3, तो इसको 2/3 डिवाइड कर, फिर tan अल्फा तो 2/3 आ गया। उसके बाद प्लस अंडर रूट 13 है। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वो cos अल्फा की निकालनी है। देखो cos अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा। तो आधार हमारा कितना है? 3 और कर्ण कितना है? अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 पूरा कैंसिल, अंडर रूट 13 पूरा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 ऊपर क्या आएगा? 0। तो नीचे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जब ऊपर 0 आ गया इसका मतलब नीचे कोई भी नंबर आ जाए 0 आना ही आना है। ठीक है, और ये सवाल पूरा पता नहीं कौन सा सवाल, इसे नोट करो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
इस वाले क्वेश्चन में क्यों ट्रायंगल बनाना पड़ा, उसमें तो रेशियो आ जाता है। क्या चीज़ इसमें tan का रेशियो नहीं आ जाता sin अपॉन cos। इस वाले में इसमें साइन अपॉन कॉस तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ साइन है और उसके साथ में टेन भी तो दे रखा है, वहाँ पर केवल साइन और कॉस ही दे रखा है। अब यहाँ पर आएगा साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर आएगा साइन अपॉन कॉस, तो ऐसा होगा ना, कॉस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, फिर डिग्री चेंज हो जाएगी, और डिग्री चेंज हो जाएगी तो हम रेशियो में जो वैल्यू आ रही है उसे पुट नहीं कर सकते। नहीं, tan की जो वैल्यू है वो तो Sin upon 3 ले लेते। हाँ हाँ, नहीं sin वो नहीं कर सकते। अच्छा, फिर sin की ऐसा ना, फिर डिग्री अलग हो जाएगी, जैसे एक नंबर हो गया और एक हमारा प्रॉपर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर कॉमन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ना ये केवल रेशियो ही तो है। जैसे आपको x और y का रेशियो पता है, और 3 मैं आपसे वो 2 + x 3 - y बता दूँ, ये तभी पॉसिबल है x और y का रेशियो भी 2 3 के रेशियो, वरना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। टेबल में आप ना, टेबल में आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आइडेंटिटी बन गई और आपसे उसके आंसर पूछे जाएंगे, आप सॉल्व करके ही वही आंसर लेते हैं और एंगल की वैल्यू कुछ भी रखो सेम आएगा। जैसे हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा चीज़ें बड़ी, वो अल्फा और बीटा सॉरी अल्फा का वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, 10 डिग्री रखो, चाहे 15 डिग्री, चाहे 30 डिग्री, चाहे 50 डिग्री आएगा तो सेम एक ही आएगा। कुछ फिक्स आइडेंटिटी पता कैसे लगेगा कि ये फिक्स आइडेंटिटी है? पता ऐसे लगेगा जब आपके पास जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में न्यूमेरल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कोई नंबर होना चाहिए, एंगल भी होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा। अब करना क्या होगा, कैसे होगा, पहले क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लगा के देखिए और बाकी आप कोई बुक से लगा रहे हो तो आप वहाँ देखते ना, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे।
मॉडल आपको याद है, कुछ भी लगा दें, इसका ऐसा लगा लो कि एक बार में आंसर मिल जाएगा। मतलब ऐसी वैल्यू लगाओ जिससे दिक्कत ना हो, आपका आंसर एक ही बार में आ जाए। होता है ना साइन कॉस टेन कॉट और कॉसिक कोसेक, आपको वैल्यू पता है। इनफाइनाइट वाली को कभी भूल के लगा ली, ऐसा नहीं है कि आपको पता लगा 10 90 लगा लिया, नहीं 90 तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? आपको पता है क्या करना है, एक चीज को समझना है। अगर केवल साइन और कॉस का यूज होता है तो सबसे बेस्ट होता है 0 90। क्यों बेस्ट होता है 0 90? क्योंकि साइन 0 0 होगा, साइन 90 दोनों की कैलकुलेशन सबसे आसान होगी। कॉस 90 0 होगा, और अगर हम कॉस 0 की बात करें तो पाई होगा। उसके अलावा अगर हम टेन और कॉट में देखें तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है 45 डिग्री। टेन और कॉट 45 डिग्री में एक हो जाता है और 135 डिग्री में हो जाता है माइनस। इसकी भी इंपॉर्टेंस समझना, माइनस क्यों जरूरी है। कभी कभी ऐसा होगा कि नीचे पता लगा कि आप घटा रहे हैं से 0 आ रहा है और इनफाइनाइट बन रहा है, तो वो आप आंसर दे दो। अब देखो किसी भी ऑप्शन के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो है, तो हम पूरा सॉल्व करने से बेहतर ये है, जैसे आपको पता है a बराबर tan थीटा माइनस cot थीटा है, तो अब देखो tan भी आ रहा है, cot भी आ रहा है, sin भी आ रहा है, cos भी आ रहा है। tan और cot आएगा तो 0 90 भूल के मत लेना, क्योंकि एक इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको पता है सबके लिए अगर कभी भी कुछ ना समझ में आए तो 45 डिग्री लगा लेना। जैसे मैंने यहाँ पर थीटा 45 डिग्री अपनी तरफ से सोच लिया, घर पे जाके आप जो चाहे वो लगा के देख लेना। अभी कोई फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है कुछ नहीं बात कर रहे हैं। tan 45 का मान कितना होता है, cot 45 का मान कितना होता है, 1 - 1 कितना होता है, ठीक है। अब b को सॉल्व करते हैं। sin 45 का मान क्या होता है और cos 45 का भी मान सेम होता है 1/2। तो अगर 1/√2 और 1/√2 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लगाते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। b की जगह पर हमें क्या लगाना है 2/√2 का स्क्वायर, माइनस में 1 है हमारे पास और फिर इसका क्या है होल स्क्वायर। अगली ब्रैकेट में आता है a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, और 0 का स्क्वायर भी क्या होता है 0 ही होता है। तो 0 के स्क्वायर में 4 यहाँ पर जोड़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। तो अगर हमारा 4 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा -1, तो 2 से हमारा 4 कटेगा कितने बार में। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, कितना आया 0 के स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना बनेगा। अब आप चाहे इसका कोई भी सोल्यूशन लगा लो, tan थीटा sin थीटा को ब्रेक करके जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग 10 तो कर लेना। जब मुझे पता ही है कि ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा तो सब कुछ कटेगा, कुछ बचना तो है नहीं कट के, कुछ फिक्स वैल्यू आई और वो तभी आ सकती है जब कोई आपकी फिक्स एरर नहीं। अब 10 12 में आप ऐसे करके आगे नहीं मिलेगा आपको नंबर, क्योंकि वहाँ पर आपको सोल्यूशन देना होता है कि ये कैसे करके 4 आया, प्रूफ करना होता है। अब यहाँ पर भी आप देखो tan sin cosec सब कुछ आ रहा है, तो आपको मैंने क्या कहा फिर 45 लगाओगे आप, x की जगह पे आप कितने डिग्री मान लो, टेबल अपनी खोल लो आप वैल्यू, जैसे कि बार बार ऐसा नहीं कि एक बार लिखोगे sin 45 तो फिर हो गया पेपर तुमसे। sin 45 का मान होता है √1/√2, cosec का मान होता है कितना स्क्वायर, cos 45 का 1/√4 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सबकी जगह में 45 की वैल्यू निकालो, tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, ठीक है। एक बार इसको हल करो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 अपॉन √2। हमें इसका स्क्वायर भी करना है, इसका सेम वैल्यू यहाँ आ रही है तो 3/√2 का होल स्क्वायर
माइनस 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है 9। तो अब हमारे पास माइनस में 4 है। देखो 9 प्लस 9 18 को 2 से भाग करना है, इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं क्योंकि सेम बेस है। तो 9 प्लस 9 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस। देखो जब ये ज्यादा ओरिजिनल होगी, ज्यादा tan cos sin सब कुछ 45 के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आप कुछ और सोचेंगे तो वहां इनफाइनाइट करना होगा, आप कुछ भी और लगाएंगे तो इनफाइनाइट जरूर करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर साइन कितना होता है? 1 बटा अंडर रूट, कॉस कितना होता है? 1 बटा। अब पहली बात तो ये है कि जब मैंने थीटा 45 मान लिया तो दोनों बराबर हो गए, तो ये तो 0 हो गए, और 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आ रहा है बाबा, मैं चेक कर लूँ, मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि सवाल गलत लिखा हो, आंसर तो आ रहा होगा, तो आंसर आ जाए, सवाल गलत लिखा हो तो ठीक नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से लिखा हुआ तो सही होगा। थीटा माइनस कॉस, सेक थीटा माइनस कॉस, मैंने कहा ना ये कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर पता है क्या है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको सही चलो। सेक 45 अभी हमें बताए थे अंडर रूट 2 होता है, और कॉस 45 होता है 1 बटा अंडर रूट। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉसिक 45 अंडर रूट 2 होता है, और साइन 45 भी क्या होता है? अंडर रूट 2। इसका हमें स्क्वायर भी करना है दोनों साइड में। थीटा की वैल्यू तो हमारे पास 45 होगी, माइनस कॉट 45 भी 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है। 0 का स्क्वायर यहाँ 0, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बटा रूट 2, लेकिन इसके साथ इसमें स्क्वायर भी सेम, यहाँ पर भी 1 बटा रूट 2 आएगा, और इसके साथ यहाँ पर क्या आएगा? माइनस में क्या बचा? 0। तो 1 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 बटा 2 होता है, 1 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 बटा 2, आधा प्लस आधा, आंसर आता है 1। ठीक, केवल टेबल अभी आपको याद है, बस उसके बेस पर कुछ सवाल जो हो सकते हैं वो कोशिश कर रहा हूँ, तो आप पहले नोट करके कर पाओ। यहाँ आएगी दिक्कत। अब पता है क्या, आप 43 मानोगे तो tan 45 कितना होता है? 1 में से 1 घटाओगे 0 आ गया नीचे, और 0 आने का मतलब इनफाइनाइट बन गया, ऑप्शन में होगा नहीं। तो ऐसे केस में tan और cot वाले केस में मैंने बताया कि आप 135 रखा करें। मैं क्या करूंगा, एंगल ए 135 डिग्री मान के चलूंगा। अब जब 135 डिग्री मान के चलोगे ना, तो चाहे आप tan 135 की वैल्यू निकालो, और चाहे आप cot 135 की, दोनों ही केस में जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का। तो अब हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। जब माइनस का हम 1 लगाएंगे ना तो नीचे 0 नहीं आएगा। देखो आप पता है क्या है, tan 45 1 हो, यहाँ पर अगर माइनस का 1 हो, tan 45 की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी -1 यहाँ पर है और 1 माइनस यहाँ पर है, तो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 और 1 बटा 2, आधा और आधा जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा? तो यहाँ पर भी तो माइनस बन ही होगा tan। अच्छा इधर मैंने मैंने सोचा इतना ही सॉल्व करना, अभी आगे तो करना होगा। ए की वैल्यू पूछना है, ए को तो आप छोड़िए, tan ए का मान -1, cot ए का मान -1, तो माइनस और माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? नहीं सर, ये जो बन रखा है ये माइनस का नहीं होगा, बन यहाँ ये इसके ऊपर वाला ये माइनस होगा ना। अरे सब डबल ये भी माइनस ही होगा। हाँ ठीक, अब देखो पता है क्या है, -1 बटा 2 -1 बटा 2, ये माइनस का कितना हो जाएगा? 1, आधा और आधा 1 हो जाता है। इधर आप देखें तो माइनस की 1 और माइनस का 1, माइनस में सॉरी -1 और -1 कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस का ठीक है, आंसर 1 ही आएगा। माइनस का 2 माइनस का 2 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना बचेगा? आंसर तो सही आ गया, लेकिन तरीका अलग है। इसमें क्या लगाएं?
देख के पता लग जाता है कुछ गड़बड़ ये बराबर कितना है ना x बटे sin थीटा। इसमें सर वैल्यू पुट कर दीजिए tan थीटा। अरे वैल्यू तो पुट कर लेंगे, सवाल देख ले सही है नहीं। अब इसको करना तो थोड़ा गड़बड़ लगता है सवाल, पहले पेपर का ही सवाल लिखना तो तब भी गड़बड़ लगता है। sin थीटा के साथ tan थीटा दे देते हैं, बस ये गड़बड़ लग रहा है। cos थीटा होता तो भी सकता करना मत सॉल्व अभी देखूंगा मैं, ये पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। आंसर भले ही आ जाए कुछ भी, लेकिन सवाल गलत लग रहा है। इसमें देखो sin cos tan तो 45 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आप देखो यहाँ 1 माइनस तो आपके लिए यहाँ पर 45 नहीं लगाना है, फिर आप कितना लगाओगे 1 माइनस tan थीटा cos स्क्वायर थीटा। रेलवे वाले से ऐसे देखते हैं। बाकी आप नोट करो, बस मैं कंफर्म करूँ अगर सही होगा तो करेंगे सवाल। लिखते टाइम भी मिस्टेक हो जाती है। वाले में ये कंफर्म नहीं हो पा रहा, ये सही है पहले इसको देखने सॉल्व करके अगर सही होगा तो कराएंगे, वरना सिर्फ इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, बाकी सही। देखो इसमें क्या वैल्यू लगाए, जीरो लगाए, जीरो लगा सकते हैं। पता है क्यों यहाँ जीरो क्यों नहीं लगाई, आप सोच रहे हो कि यहाँ कॉट भी तो था। ऐसा होता है ना कि tan हमारा 90 पे इनफिनिट पहुँचता है और कॉट 0 पे इनफिनिट पहुँचता है, तो जीरो यहाँ तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ जीरो लगाने में कोई दिक्कत है। आप यहाँ पर क्या करो, थीटा की जो वैल्यू है कितनी लगा लो, अब 0 डिग्री में आप बताओ साइन 0 तो 0 ही होता है। अगर साइन 0 0 होता है तो ये वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब पूरे वैल्यू का मान कितना होगा। यहाँ भी आप देखो साइन है ना, तो साइन तो 0 होता है, साइन 0 डिग्री पे 0 के बराबर होता है, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही तो रहेगा। यानी कि हमारा इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब बचा क्या, cos 0 का मान बता दो कितना होता है, 1 और tan 0 का मान 0, तो 1/1 1 आ गया और इधर आ गया 1, यानी कि जो k की वैल्यू है वो सिर्फ 0 लगाने से ये फायदा होगा, ये दोनों टर्म सॉल्व नहीं कहाँ करने पड़े। अगर ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कोई एक 0 होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसमें क्या है, साइन और cos का यूज हो जाएगा, तो आप चाहे 0 लगा लो और चाहे आप 90 लगा लो, और तो कोई है नहीं टर्म इसमें। तो ऐसा कर रहे हैं, एक a और b दो टर्म दे रखे हैं, a भी दे रखा है, साथ में दे रखा है, ऐसा कर रहे हैं, a को 0 कर रहे हैं और कर लीजिए, कट जाएगा, सब कट रहा है। 90 पे देखना, कितना आ रहा था 60, आंसर कितना आ रहा है। चलो हम तो कर 90 अपनी तरफ से कोई एंगल मान ले रहे हैं, एक को 0 मान ले रहे हैं, इसमें साइन के इसमें cos, एक एंगल हमने 0 मान लिया, एक एंगल 90 मान लिया। आप देखते हैं, चलो देखो पहले आप ये बताइए, एक को 0 माना है तो cos 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान कितना होता है, b को 90 माना है, सॉरी
b को हमने कितना माना है 90 माना, और cos 90 का मान कितना हो जाता है 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 0 पे कर देंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0 आएगा। सॉरी, अगर यहाँ पर हमने a को 0 माना है तो cos 0 का मान कितना होता है 1 और sin 90 का मान कितना होता है 1। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर, यानी y की वैल्यू 3 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो गई। अब z की वैल्यू निकालनी, sin a का मान है 0 और हमने इसको sin 0 का मान क्या होता है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, और z का भी मान 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। अब चाहे तो आप 60 लगा के देखो 9 ही आता है, आ रहा है जी। इसमें आप लगा के कर लेना अपने आप से 45 डिग्री लगा लेना और देख लेना कौन सा ये सर हो जाएगा। इस वाले सवाल को नीचे सर इसमें साइन बराबर x अपॉन a ले लीजिए, उसमें tan साइन अपॉन cos कर दीजिए। वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि साइन दे रखा और टेन को दे रखा, मतलब कॉम्बिनेशन होता है ना, वो Cot कट पे तरह होता है कुछ ना कुछ, या इधर कॉट होता है तो फिर लगता है कि कुछ कट जाएगा इनमें। मैं ये नहीं देख रहा हूँ, केवल ये कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्यूशन देखना हो तो आप ये कर सकते हैं, a अपॉन x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना इससे, a अपॉन x आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और अगर हम b अपॉन y निकालेंगे तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर अपॉन sin, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ऊपर sin स्क्वायर ही बन जाएगा, फिर ये कैंसिल हो गया 1 हो जाएगा, वो तो सॉल्यूशन हो गया। अब वैल्यू लगा लीजिए, क्या लगा लें 45 लगा लें भाई, हमें करना कुछ भी नहीं है, या तो x की वैल्यू निकालो या फिर आप y की निकालो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें 30 से आंसर आ रहा है सर, हाँ वैसे भी वही आ रहा है, सॉल्व करके 45 लगा लो चाहे, 45 में क्या होता है साइन 45 हमारा क्या होगा 1 बटा अंडर रूट, x की वैल्यू निकालो या फिर आप x अपॉन a कर, हम सीधे सीधे x अपॉन a की वैल्यू निकाल ले, क्या होता है 1 बटा अंडर रूट 2, हमने क्या किया थीटा को हमने 45 डिग्री पुट किया, जब आप इसको 45 डिग्री मान के चलेंगे तो ये साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 1 बटा कितना होता है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आगे देखो आप, अगर हम यहाँ से y अपॉन b की वैल्यू निकाल लें तो 45 पे होता है 1 और 1 का स्क्वायर करना नहीं कितना है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। देखो ये x अपॉन a है और ये a अपॉन x है, तो वैल्यू पलट जाएगी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर हम पलटेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे तब भी आंसर एक ही बात है, अंडर सॉरी 30 लगा लो 60 लगा लो आएगा सेम आंसर, अगर आइडेंटिटी है। तो अब आगे ध्यान रखना कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, आपको भले उसका सॉल्यूशन पता है या ठीक है आता भी है, तो कोशिश कर, अगर कोई सवाल ऐसा आ गया जैसे आपको नहीं पता इसका सॉल्यूशन कहाँ से होगा, होता क्या ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको पैटर्न जैसे मान लो कोई सवाल आपने लगाया हुआ है तो वो बन जाता है बहुत आसानी से, अगर कोई सवाल पहली बार आपने देखा तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि इसको साइन में बदलना है या कॉस में बदलना है, फिर उसमें टाइम खराब होगा।
इसका आंसर -2 इसका ले लो का है तो इसका -2 आ नहीं अगर जैसे लगे कि हाँ वैल्यू कुछ करने में दिक्कत हो रही है या सोल्यूशन हार्ड हो रहा है 45 में कोई भी इनफाइनाइट नहीं होता है और 45 लगा कोई इनफाइनाइट वैल्यू भी ठीक ठाक है 1/√2 होता है √2 होता है दो वैल्यू सेम हो जाते हैं 45 में ठीक है साइन और कॉस सेम हो जाएगा उधर tan और cot सेम हो जाएगा cos और sec सेम हो जाएगा तो आपको जो तीन ही वैल्यू याद करनी है कुछ भी याद है 45 ही लगा के बस करना शुरू कर दो 45 सही है कॉमन है सर। उसमें पता है क्या दिक्कत ये भी नहीं कि इनफाइनाइट तो नहीं बन जाएगा बस एक जगह पे दिक्कत होती है वो आपको केस करा दिया यहाँ पर यहाँ देखिए ना कि 135 को नहीं लगाना पड़ेगा कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे tan आ रहा है cot नहीं आ रहा है तो 0 लगा के भी काम चल जाएगा टेबल तो याद होगी उसको तो याद होगी जितने जो पढ़ रहे हैं लगातार मैं सुनने तो याद ही होगी इसका मान भी सरल होता है इसका मान भी होता रहता है ना वो चीज़ इसका मान सरल तो होता है यही कह सकते हैं tan जैसे tan भी 45 से 1 होता है और उसमें 1/√2 होता है उसमें √2 होता है सर यहाँ पर एंगल एक ही दिया हुआ है ना ऐसा जैसे एंगल हर जगह यहाँ पर थीटा मिल रहा है हाँ मतलब एक एंगल भी दो भी जैसे एक जगह पे दो भी थे यहाँ पर दो एंगल थे दोनों अलग अलग मान लो अगर कोई कंडीशन दे दी जाए जैसे 3 एंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल तो तीनों का आपको टोटल ध्यान रखना है ना और 80 ही रहना चाहिए अगर टेस्ट हो तो हम तैयारी करके आए 11:30 एक बजे टेस्ट होता है 11:30 बजे तैयारी शुरू होगी तैयारी कर पर्ची बना के लाते
इतनी हो सकती है 1.5 घंटे टोटल का होगा सबका होगा। सभी का होगा, सारे सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स का होगा, इंग्लिश होगी, मैथ्स होगी, नहीं 50 क्वेश्चंस मैंने एडवांस में ज़्यादा इंक्लूड किया नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को एडवांस में कुछ ही है जो मैं एसएससी का पेपर मैंने नहीं ज़्यादा ठीक है, केवल मेंसुरेशन तक रखा है, ज्योमेट्री नहीं है उसमें, ट्रिग्नोमेट्री उसका टेस्ट बाद में ले लेंगे, बाकी सारे टॉपिक अर्थमेटिक के लगभग सारे एक दो टॉपिक पूछ चुके हैं। पहला टेस्ट बिल्कुल ये समझ लो कि उससे सरल टेस्ट बनना नहीं चाहिए, उतना सरल बना है, कम से कम एक बार आप टाइम में क्वेश्चन करना तो सीखो, ये सरल है बट कितने टाइम में कर रहे हैं ये भी तो देखो। ये लगता होगा इतना आसान, जब पेपर में बैठे कितने लोग ऐसे हैं ना पेपर देने पहुंचते हैं 4 मतलब अगर आपके 4 सेक्शन है ना तो पता लगा कोई एक सेक्शन ऐसा रह जाता है जो खोल के ही नहीं देख पाए पेपर में, और ऐसे मैंने देखे हैं कुछ ऐसे बच्चे थे कि बैंक पहली बार बैंक का पेपर दिए तो उन्हें यही पता था इंग्लिश आई भी थी बैंक में, पता ही नहीं लगा उन्हें इंग्लिश आई थी, पहुंची नहीं उसके बाद, ऐसी स्थिति ना आ पाए। सर इसमें माइनस में टाइम चलता है उसमें क्या रहता है? क्या चीज़? इसमें माइनस में टाइम वो चलता है, ऑनलाइन पेपर जितने भी वहाँ टाइमर आपका चल रहा होगा साथ, माइनस में चलता है तो और आप जो टाइमर साइड में चलता रहेगा, बार बार उधर अगर देखोगे तो डिस्टर्ब तो होगा। टाइम को देखो कैसे कम है। हो गया सबका लोग, आप देखो टाइम कितना हो गया, 1 मिनट नहीं बचा है, 1:29 हो गया। मैं गाने में ही चला है। सर आएंगे बोलेंगे से साथ कल एसिडिटी करा दो, एडवांस ही लेते हो 31 हो जाए। ये दो आया था ना माइनस का है। माइनस 2 आ रहा है। तो तुम खड़ी होगी तब तक वो हो जाएगा टाइम। नहीं हो पाएगा। इससे होता है।